हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ यश और आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए ब्लॉक दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट के लैंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने अपने पिछले एपिसोड में लैंथेनॉइड की प्रॉपर्टी देख ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे उसकी f ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड इज xenon 4f0 to 14, मतलब 0 से 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और d में कितने आ सकते हैं 5d, 0 to 2 और 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स होते ही होते हैं। ओके, अब यहाँ पे xenon क्यों आया, आप सब जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे, जैसे कि लैंथेनम का अगर आप लिखते हो तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 57 है। तो 57 लिखने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम xenon लिख लेते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 54। आया समझ में। और 54 लिखने के बाद 4f का कॉन्फ़िगरेशन, 5d का कॉन्फ़िगरेशन और 6s का कॉन्फ़िगरेशन हम लिख देते हैं। आया आपको समझ में। तो चलिए आगे देखते हैं। दिस इज बिकॉज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 5d10, 5p6। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है आपको ये कितना सारा काम हमारा कम हो गया। ये सब कुछ जो था ये किसका था, xenon का। समझ में आया। और उसके जगह पे सिर्फ हमने क्या किया, सिंबल लिख दिया xenon का। ओके, अब देखिए यहाँ पे इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ xenon and we can simplify the electronic configuration of lanthanoids by xenon 4f0, 5d0 to 2 and 6s2। ये सबके लिए अब कॉमन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 4f 3 पेनल्टीमेट, 5d पेनल्टीमेट और 6s आउटर मोस्ट। ठीक है, द लैंथेनॉइड्स इन्वॉल्व ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ f ऑर्बिटल। द एनर्जी ऑफ 5d and 4f ऑर्बिटल इज वेरी क्लोज। मतलब जो एनर्जी गैप है 5d और 4f के बीच में वो इतना ज़्यादा नहीं है, और ये बातें मैं आपको अपनी पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, आगे देखिए। फॉर लैंथेनम 4f इज स्लाइटली हायर इन एनर्जी देन 5d। जो लैंथेनम के लिए 4f है उसकी एनर्जी स्लाइटली ज़्यादा है, किससे, 5d से। ओके, तो इलेक्ट्रॉन लैंथेनम का किस में चले जाता है, 5d में। हालांकि दोनों का n+l वैल्यू अगर आप देखें तो सेम है। इसमें n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि ये आगे वाला नंबर है, और l क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था SPDF, l का वैल्यू 0, 1, 2 और 3 होता है। ठीक है, SPDF और l का वैल्यू क्या होता है, 0, 1, 2, 3, ऐसे आप सबको पता ही है। ओके, तो अगर मैं 5d के लिए n+l वैल्यू देखूं तो 5 + 2 7 आता है। ठीक उसी तरह से 4f के लिए 4 + 3 7 आता है। तो दोनों का n+l वैल्यू सेम है, बट ऐसा देखा गया है कि लैंथेनम के लिए, सिर्फ मैं पहले एलिमेंट की बात कर रहा हूं, इस एलिमेंट की, लैंथेनम के लिए 4f की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन किस में आना पसंद करता है, 5d में। द लैंथेनम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन xenon 6s2, 5d1, इसीलिए देखिए इसे को d ब्लॉक में रखा गया है। किस में रखा गया है, d ब्लॉक में, एंड नॉट 6s2, 4f1। ओके, 4f में उसका इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। गैडोलिनियम एंड ल्यूटेटियम हैव 5d इलेक्ट्रॉन्स टू मेक f ऑर्बिटल हाफ फिल्ड। अब जो गैडोलिनियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें, ऊपर टेबल है, अभी उसमें हम लोग देखेंगे, तो ये 4f 8 होना चाहिए था हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। 4f 8 होना चाहिए था, 5d 0 और 6s2 होना चाहिए था। लेकिन 4f को मेंटेन करने के लिए 7, क्योंकि आप सब जानते हो 7 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड। अरे भाई, f ऑर्बिटल जो होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, f की कैपेसिटी 7 होती है। तो उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन डालो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ फिल्ड। क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए गैडोलिनियम क्या करता है, गैडोलिनियम करता है 4f7 और फिर एक इलेक्ट्रॉन वो किसको दे देता है, 5d को, और ये 6s2, ऐसा हो जाता है। तो इधर किसका लोचा है, स्टेबिलिटी का, याद रखना। ठीक ऐसा ही कुछ किस में होता है, ल्यूटेटियम में,
ल्यूटेटियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4f14, ओके, 5d1 और 6s2। आ रहा है समझ में? ऐसे होता है, ओके। ये सब कुछ जो है ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहां पे देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये ऊपर दिया गया है, ओके। और सर ये तो टेढ़ा है, ओए डोंट वरी, मैं सीधा कर देता हूं, पहले नीचे का पढ़ लें, ओके। ये देखो, अब जो ल्यूटेटियम का मैं आपको बता रहा था ये ऐसे क्यों हुआ, डी में 1 क्यों आया? क्योंकि उसे क्या मेंटेन करना है? 4f14। आया समझ में? मतलब 4f14 जो है तो उसमें टोटल 7 पेयर होंगी, ऐसे 1 2 3 4 5 6, एक और ले लो, 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि एस सब ऑर्बिट के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। और इसमें तो वैसे भी आपको 4f14 ही रखना है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं जा सकता, क्योंकि एफ की कैपेसिटी जो है ना मेरे भाई वो फुल हो चुकी है। समझ में आया? चलो देखते हैं। एंड फुलफिल्ड विच रेंडर देम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ये तो मैंने आपको बताया। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स हैव वेरिएबल ऑक्यूपेंसी इन 4f 0 to 14, मतलब एक नॉर्मल ट्रेंड नहीं फॉलो करता, जैसे किसी में अगर 4f1 आया तो नेक्स्ट वाले में 4f2, ऐसा नहीं देखा जाता, वेरिएबल देखा जाता है, ठीक है। दिस कैन बी नोटिस फ्रॉम टेबल 8.10, हम अभी टेबल देख लेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 6s ऑर्बिटल रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द ग्राउंड स्टेट, मतलब सब में 6s में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ये फिक्स है, ठीक है। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट दस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज n-2, क्योंकि इसमें n का वैल्यू कितना है? लैंथेनॉइड में n का वैल्यू कितना है मेरे भाई? n का जो वैल्यू है वो 6 है, तो 6 - 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये 6 - 1 5 और ये 6। क्यों सर? क्योंकि वो 6 पीरियड में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो 6 पीरियड में मिलते हैं। The electronic distribution in different orbital of element in their ground and excited state shown below table 8.11, shown in table 8.11, जो 8.11 टेबल है उसमें भी दिया गया है, ओके। चलो ऊपर देखते हैं अब ये वाले टेबल को, ये देखो टेबल 8.11 है। अब इसको सीधा करने की जरूरत है, कर देते हैं सीधा। ये देखो आ गया, ध्यान से देखियो, ये है आपका पहला एलिमेंट लैंथेनम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से, ये हमने सोचा था और मिला भी वैसा ही, ओके। तो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व, एक्सपेक्टेड मतलब हमने जो नॉर्मल ऑफ का रूल होता है ना, ऑफ रूल, उससे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, अरे 1s का ये ऑर्डर लिखते हैं ना, 1s 2s 3s, ऐसे फिर ऐसे कट करते हुए जाते हैं, वो हिसाब से ऐसा आएगा, ओके। अब जरा देखो, फिर हमने क्या किया, 4f2 लिखा और 6s2 लिखा, राइट, क्योंकि f का इलेक्ट्रॉन हमने d का इलेक्ट्रॉन किस में डाल दिया? f में, लेकिन ऐसा नहीं मिला। ये देखो इधर, ये 4f1 हुआ और ये 5d1 हुआ और 6s2, मतलब जो ऑब्जर्व था ना वो अलग मिला, ठीक है। चलो मैं आपको ऑब्जर्व ही बताता हूँ, हमने क्या सोचा उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो इधर देखो, अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमने सोचा कि ये 4f3 होगा 6s2 होगा, तो इसमें भी क्या आया? 4f3 6s2। आ रहा है समझ में? ऐसा कुछ हो गया। सर ये डी का इलेक्ट्रॉन किधर गया? और डी का इलेक्ट्रॉन जो है ना वो चला गया किसमें? एफ में। यहां पे देखो, डी का इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? एफ में चला गया, ऐसे है, समझा? अब इधर देखो, हमको सिर्फ यही वाला फॉलो करना है, ये जो लिखा है ना ऑब्जर्व्ड, यही। ये एक्सपेक्टेड तो हमने सोचा था, ये तो सीरियल वाइज होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसा आएगा, ठीक है। और 14 दो बार आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन अपन किस में डाल देंगे? 5d में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर तुम लोग ऑब्जर्व देखेगा, ऑब्जर्व्ड, ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है पता है? ये 4f का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दिया और फिर d का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें दिया है। जनरली इसमें होता क्या है पता है? ये 4f2 आता है और ये 5d 0 आता है, मतलब 1 और 8 नंबर है ना वो नहीं आते, किसमें? f में, इसमें f में। आप देख लेना, चेक कर लेना, ये बुक में ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है ना इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, मैं आपको बता रहा हूँ,
ओके, तो ध्यान से सुनियो। ओके, अब ये 5f3 हो गया और ये 6s2 हो गया। अब देखो फिर 4f3, 4f4, 4f5, 4f6 और ये आ गया 4f7। वापस 7 आया और फिर इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, डी में। ओके, क्योंकि 4f की हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी होती है। अब आगे देखो, अब ये डी का भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, नेक्स्ट 4f में आ जाएगा, मतलब टर्बियम में 4f9 हो जाता है, जबकि होना क्या चाहिए था 4f8। क्या होना चाहिए था 4f8, लेकिन डी का भी इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से एफ में क्या हो गया 4f9। फिर नॉर्मल ट्रेंड 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो आएगा नहीं, और फिर एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया 5d में। ऐसे याद रखना है आपको। तो ट्रिक क्या है आपके लिए कि पहले एलिमेंट में एफ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन रखना है 2, उसके बाद कंटिन्यूस लिखते जाना है। फिर याद रखना है 8 नहीं आएगा। और एक सिंपल सी चीज बताऊं तो 7 और 7 2 बार रिपीट होंगे और 14 और 14 2 बार रिपीट होंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये मेरी बातें कहीं पे लिख लो, 7 और 7 2 बार रिपीट होंगे, और जो दूसरा 7 आएगा ना उसमें डी में 5d में एक इलेक्ट्रॉन डाल देना, और जो दूसरा 14 आएगा ना उसमें भी 5d में एक इलेक्ट्रॉन डाल देना। कैसे बोल रहा हूं मैं, जरा ध्यान से सुनना। जो 7 और 7 वाला आएगा ना, पहला तो यूरोपियम में आएगा, किसमें आएगा यूरोपियम में, लेकिन ये जो दूसरा 7 जो आएगा ना ये गैडोलिनियम में आएगा, और गैडोलिनियम में फिर 5d में एक डाल देना। जैसे ये पहला 14 किस में आएगा, पहला 14 आएगा इटरबियम में, लेकिन दूसरा 14 किस में आएगा ल्यूटेटियम में, तो ल्यूटेटियम में 5d में एक इलेक्ट्रॉन डाल देना। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप बल्ले बल्ले करके एकदम मस्त में इसको सॉल्व कर दोगे। अरे सर लेकिन इतना सब याद कैसे करें, अरे बेटा अगर कुछ फ्यूचर में चाहिए तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है, समझ रहे हो ना। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4f0 इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, यहाँ पे भी 0। अब यहाँ पे देखिए ये 4f1 है, ये क्या है 4f1 यहाँ पे दिखा है, क्योंकि f में कितना था 2 था ना, f में कितना था मेरा भाई 4f0 और 5d 0 होगा इसमें, वो d1 नहीं आएगा, 5d 0 और 6s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, और +2 स्टेप में क्या आएगा, इसमें 4f2 आएगा, ठीक है, और +3 में 4f1 हो जाएगा। अब इधर देखिए इसमें भी मिस्टेक है, ये देखिए 4f3 है ना, यहाँ पे देखो ना मिस्टेक है, 4f3 है ना, तो हमेशा याद रखना पहले कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना तो किससे निकालोगे पता है, हमेशा 6s से। 6s के पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हमेशा, ऑलवेज सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और फिर अगर d है तो उसका निकलेगा, और फिर f का निकलेगा। ओके, तो सबसे पहले इसका, फिर इसका और इसका तीसरे नंबर पे, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तो ये होगा ही नहीं। समझ में आया। चलो तो इधर देखते हैं। तो अब इधर देखो यहाँ पे कितना है 4f3 6s2, तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 बराबर है। अब इसमें कितना आ जाएगा, सिर्फ ये 2 निकलेगा तो ये कितना आ जाएगा 4f4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4f3, ठीक है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। देखो ना ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये +2 आ रहा है समझ में, ऐसा है। अब आगे देखो, ओके, ये कितना हो जाएगा, ये 4f5 हो जाएगा, ये गलत दिया है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4f4, ठीक है। अब इधर देखो ये 4f5 नहीं, ये 4f6 होगा, और ये कितना हो जाएगा 4f5, ये राइट है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4f7, और ये कितना हो जाएगा 4f6। ओके, मिस्टेक जो है वो मैं आपको सही करके बता रहा हूँ। यहाँ पे 4f7 होगा, देखिए ये सही लिखा है, और यहाँ पे भी 4f7 ही होगा, ठीक है। अब इधर देखिए, अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गए 4f9 हो गए, और 4f9 में से 6s के पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये भी 4f9 आएगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन निकलना होगा तो ये 4f8 होगा। अब इधर देखिए, इधर क्या होगा 4f10 और फिर ये 4f9, कितना आसान है। अब इधर देखो, इसमें से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ये निकलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4f12, और ये क्या हो जाएगा 4f11। अब इधर देखिए ये 4f14 होना, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन किसके निकलेंगे 6s के, तो ये भी गलत था, इसको 14 कर लीजिएगा, और फिर ये हो जाएगा 4f13, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, जी हाँ यहाँ पे आ जाएगा 4f14, और एक 5d का भी इलेक्ट्रॉन आएगा, हालांकि यहाँ पे दिखाया नहीं है, मतलब 5d के इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहे हैं, बट फिर भी आप याद रख लेना 5d1 होगा यहाँ पे। इसी तरह और इसी तरह एक 5d1 यहाँ पे भी होगा, किसमें पता है, इसमें भी 5d1 लिख सकते हो आप। समझ में आए, ये सब बहुत बारीक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान देना है आपको। और ये
14 ही होगा। क्यों? क्योंकि पहले 6s का एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकला और उसके बाद फिर 5d का एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकले ना, इसीलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आया। अब कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि सर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या? मतलब एक एलिमेंट के एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल लिया तो +2 आया, और फिर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया? 3, तो +3 आया। और ये उनकी एटॉमिक रेडिया है, उनकी साइज देख रहे हो आप, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, साइज छोटी होती जा रही है, साइज छोटी होते जा रही है। ओके, और इनकी तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट साइज आ जाएगी नीचे। आ रहा है समझ में? वो क्यों? क्योंकि उसमें जो शील्डिंग होती है f ऑर्बिटल की वो पुअर होती है, इसीलिए लैंथेनम से लेकर ल्यूटेटियम तक साइज जो होती है वो छोटी हो जाती है। और ये आयनिक साइज है, ये क्या है? आयनिक साइज। इसे भी आप देख रहे हो, आयनिक साइज भी डाउन द ग्रुप क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, इनका जो यूनिट है वो पिकोमीटर है, मतलब 10⁻⁻12 मीटर। ये भी 10⁻⁻12 मीटर। ओके, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने हैं? 6 कोऑर्डिनेट है। ओके सर, ये 6 कोऑर्डिनेट क्या है? ये आयनिक रेडिया है। आयनिक स्टेट में तो फ्री नहीं होंगे, तो जनरली आयनिक स्टेट में वो बोलता है ना, उनका जो +3 स्टेट है वो जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होगा, तो +3 स्टेट में उनका 6 लिगैंड से कोऑर्डिनेशन होता है। सर ये क्या बोल दिया आप, लिगैंड और ये सब कुछ आप पढ़ोगे आगे वाले चैप्टर में, ठीक है। चलिए ये पेज को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ओके, और ये कहाँ पे आ गए हम लोग तो कुछ और पढ़ रहे थे। बहुत ज्यादा ही कुछ नीचे चला गया लगता है। डोंट वरी, अब भी इसे पकड़ के लाते हैं। अरे चबड़गंज जल्दी आ जा, तू किधर गया तू? बस भाग जाता, मौका मिला नहीं कि ये भाग गया। ओके, बिल्कुल चिंता ना करें, अब भी 1 मिनट में आ जाएगा ये, ठीक है। कितना टाइम ले रहा है, ये आ गया देखिए। ये देखिए आ गया। माफी चाहूंगा आपका जो 1 मिनट खराब हुआ उसके लिए, ठीक है। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक टेबल 8.11 वो तो अपन कर चुके हैं, और जो नीचे साइज वाला था ना वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, याद रखिएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहले उसे समझिए। मान लीजिए कोई एक एटम है, जैसे लैंथेनम की फैमिली का ही ले लेते हैं, तो इसमें कितना शेल होगा? 6 शेल होगा। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है। ओके, और हो क्या रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींच रहा है। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है। ये न्यूक्लियस चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाए। तो हमें क्या करना है? हमें काम करना है किसके अगेंस्ट? न्यूक्लियस के अगेंस्ट। और न्यूक्लियस का क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा, हाँ या ना? तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है? सर एंथैल्पी क्यों यूज कर लिए? एंथैल्पी मतलब जो हम हीट ट्रांसफर करेंगे। अब सिंपल सी बात है, आप जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसे हाथ से पकड़ के तो निकालोगे नहीं, हीट एनर्जी देना होगा, और हीट एनर्जी दोगे तो उसका भी तो एक टेम्परेचर और प्रेशर होगा। समझ में आ रहा है? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब हीट ट्रांसफर किया गया है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, आया ना? तो एंथैल्पी शब्द का प्रयोग किया, और नो डाउट ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बन जाएगा? ये आयन, क्योंकि हम सब जानते हैं एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मेरे भाई क्या बनता है? आयन। समझ में आया? तो हमें यही देखना है कि किस एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी या कम लगेगी, और वो भी हम कौन से स्टेट में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, क्योंकि हम आयंस में से भी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। आयंस में भी से भी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। जैसे कैल्शियम +1 था और उसने एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कैल्शियम +1 से क्या बन जाएगा? कैल्शियम +2 प्लस इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? तो एक जरा वीडियो को आप स्लो कर लीजिएगा और ध्यान से सुन लीजिएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ध्यान से सुनना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल
ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, और वो जनरली क्या होता है, एसटीपी। आई रिपीट वंस अगेन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ये देखिए ये, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, isolated gaseous atom at particular temperature and pressure, at particular temperature and pressure is called as ionization energy। और अगर आप हीट एनर्जी दे रहे हो, कंडीशन है, तो उसे आप क्या कहोगे, एंथैल्पी। समझ में आया? आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों? क्योंकि अगर वो सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में है तो उस पर बगल वाले एटम का भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है लग जाएगा। आ रहा है समझ में? लेकिन अगर बॉन्डेड है तो अट्रैक्शन ही लगेगा ना भाई, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी अलग लगेगी, और हम चाहते हैं कि फिक्स हो, इसीलिए उसे आइसोलेटेड स्टेट में लेते हैं। सम एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सम हैव ओनली टू, कैन दिस बी जस्टिफाइड बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पी? ओके, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ एलिमेंट का फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और कुछ का क्या होता है, कुछ का एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो नो डाउट इसे आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे बताया जा सकता है। अगर दो ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में ज्यादा एनर्जी का गैप ना हो, बहुत ज्यादा एनर्जी का गैप ना हो, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिख जाता है। बट अगर एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी लग रही है, तब तो फिर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लग, और बोलते हैं ना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्व नहीं होता। ये सब कुछ हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, मान लो आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, ओके, उसके लिए आपको लगा 100 किलो जूल, ठीक है, और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कुछ 1000 किलो जूल से ज़्यादा एनर्जी लग रही है, तब फिर वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा और इसका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगा। बट अगर उसके लिए कुछ 500, 450 ऐसा कुछ किलो जूल या 600 किलो जूल लग रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर एनर्जी कम लग रही है तो फिर वो निकल जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा लग रही है तब तो वो नहीं निकलेगा। ये देखिए पूरा डेटा दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू में देख रहे हैं आप, ज़्यादा डिफरेंस है बहुत। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी कब आया, जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, और आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 क्यों आया, क्योंकि आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला। तो देखो इनके बीच में एक समवॉट अराउंड 450 के अराउंड का गैप है, और इनके बीच में देखो समवॉट अराउंड कितने का गैप है, 800 से 900। और ये देख लो ये गैप बढ़ते ही जा रहा है, देखो देखो ये गैप बढ़ते ही जा रहा है। फिर यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे क्यों कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक पहला इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो 6s से निकलेगा, फिर 5d से निकलेगा। किससे निकलेगा? 5d से। आ रहा है समझ में? ऐसा है। तो पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन तो 6s के निकले, फिर उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका निकला? 5d का, ओके, गैडोलीनियम। इसके लिए वो कम हो गया, ठीक है। उसके पीछे ये रीजन था। अब जरा देखिए यहाँ पे, देखिए ये गैप, ओके, ऑलमोस्ट फिक्स है। इसमें भी ये कम इसलिए दिखा क्योंकि इसमें जो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकला है ये भी 5d से ही निकला है, ओके, 5d1 से, इसके लिए। बाकी ये दोनों किससे निकले हैं? 6s से, ठीक है। तो अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कम आता है, तब तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखने के चांसेस होते हैं। बट अगर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी? लैंथेनम 4+, क्योंकि जैसे ही आप लैंथेनम के, चलिए इसको मैं अलग से ही लिख देता हूँ। लैंथेनम है, गैडोलीनियम है और ल्यूटेटियम। तो ये देखिए लैंथेनम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है? जेनॉन। जेनॉन क्या हो गया? 54, और ये कितना है? 57। 6s2, या फिर पहले 5d ही लिख देता हूँ, 5d1 6s2। और अगर +3 में आप लोगे तो ये इलेक्ट्रॉन भी गया और ये इलेक्ट्रॉन भी गया, ओके, मतलब ये लैंथेनम +3 का मैंने आपको बताया। बट अगर आपको लैंथेनम +4 करना है मेरे भाई, तो आपको जेनॉन का इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और जेनॉन आप सबको पता है इनर्ट गैस है। क्या है? इनर्ट गैस, और उसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है मेरे भाई। इसीलिए लैंथेनम +4 बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। इतना हाई टेम्परेचर करोगे ना, सब ब्लास्ट ब्लूस्ट हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं गैडोलीनियम, ओके। गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जेनॉन। फिर उसके बाद आ जाता है 4f7,
5d1 और 6s2, तो जोड़ लो, जेनॉन 54 हो गया, 54 प्लस 7 कितना हो गया 61, 61 और फिर ये 62 और ये फिर 64, ऐसे हो गया। अब जरा देखो इधर, यहां पे ध्यान से देखना, ये 2 इलेक्ट्रॉन फुर हो गए, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन फुर हो गए, तो ये क्या बच गया, ये क्या बच गया मेरे भाई, ये गैडोलिनियम +3 हो गया। और तुम क्या चाहते हो, गैडोलिनियम +4 बनाना, आ रहा है समझ में। और गैडोलिनियम +4 बनाने के लिए तुमको लगेगी एनर्जी ज्यादा, क्योंकि अब 4f से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और वही नहीं 4f7 से, जो कि अब हाफ फिल्ड हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ओके, हाफ फिल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इसको निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। चलिए कंपेयर करते हैं, ओके, बट फिर भी इसको एनर्जी कम लगेगी, किसके कंपेयर में, लैंथेनम के कंपेयर में। क्यों बताओ, लैंथेनम में तो जेनॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है, समझ में। अब लास्ट में आ जाते हैं ल्यूटेटियम, तो ल्यूटेटियम क्या होगा, जेनॉन, और यहाँ पे 4f14 और ये 5d1 और ये 6s2, जोड़ लो, ये 54 है, 54 में 10 जोड़ो 64 और फिर वापस 4 जोड़ लो, कितना हो गया 68, 69 और ये 2 हो गया 71, तो ये हो गया 71, आया समझ में। अब जरा देखो, अगर आपने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये क्या हो जाएगा, ल्यूटेटियम +3, क्या हो जाएगा, ल्यूटेटियम +3। और अगर आप चाहते हो कि आप चौथा इलेक्ट्रॉन भी निकालो, कौन सा, चौथा इलेक्ट्रॉन, 4th इलेक्ट्रॉन, तो आपको किससे निकालना होगा, 4f14 से। इसका मतलब क्या, 4f14 मतलब सारी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और ये 2 14, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, ये फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे तो हाफ फिल्ड था और यहाँ पे क्या आ गया, ये फुलफिल्ड, कंप्लीटली फुलफिल्ड, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा लैंथेनम को +4 के लिए एनर्जी लगेगी, फिर उसके बाद ल्यूटेटियम को +4 के लिए लगेगी, और फिर लगेगी गैडोलिनियम के लिए +4। आ रहा है समझ में। बाकी अगर इसमें कुछ एरर हुआ तब तो वो प्रैक्टिकल डेटा होगा, ये मैंने आपको थियोरेटिकली कंसेप्चुअली बता दिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट जो है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैला दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि कोई भी ऐसा ना हो जिसे लैंथेनॉइड में प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो हम मिलते हैं नए एपिसोड में ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। हमारी वीडियो देखते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।